दोस्तों, आपने अपने घर में रिश्तेदारों या दोस्तों से आजकल ज़रूर सुना होगा ट्रेडिंग के बारे में। कोई भी आकर कह देता है कि मुझे बस 10,000 दे दो और आपको पैसे लौटा दूंगा या कमा कर दे दूंगा ट्रेडिंग से 2-3 दिन में। या फिर कल तक बेरोज़गार लड़के कहीं नौकरी में लग जाते हैं जहां उन्हें महीने भर में करोड़पति बनाने की बात की जाती है और बस उसे कुछ पैसे देने होते हैं, उसके बाद नौकरी पक्की। और कुछ केसेस तो ऐसे भी आए हैं जहां पर न घर वालों को पता होता है और न नौकरी करने वाले को कि वो जो कर रहा है वो क्राइम है, खासकर बीपीओ सेक्टर में काम करने वाले लोग। दोस्तों, ये जो तीनों बातें मैंने ऊपर कही हैं, इसकी चपेट में हमारी युवा पीढ़ी, खासकर हमारे देश का यूथ तेज़ी से आ रहा है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और आंखें खोलने वाला है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि पैसा बनाने का कोई शॉर्टकट होता है, मेहनत किए बिना, स्किल के बगैर पैसा कमाया जा सकता है। और अगर हम सावधान नहीं हुए तो हमारे आपके घर की कहानी भी कुछ दिन बाद इसी तरह टीवी पर आएगी। Woman from the Indian city of Pune has been a victim. In the process, she lost 24 lakh rupees. आप शॉर्टकट कमाई के लालच में फंसे नहीं कि आपकी गाढ़ी कमाई में ठग सेंध लगा देगा और आपके अकाउंट का पैसा साफ हो जाएगा। दोस्तों, हर साल 2 करोड़ जॉब देने वाला वादा तो मोदी जी भूल चुके हैं, लेकिन अनजाने में मोदी सरकार ने इससे भी बड़ी एक गलती कर दी है और वो है पढ़े लिखे टैलेंटेड यूथ का जॉबलेस होना, बेरोजगार होना। और टैलेंट का सही जगह ना इस्तेमाल हो तो वो गलत जगह पर इस्तेमाल होता है। महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी कहा था कि पॉवर्टी इज़ द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, यानी कि गरीबी जड़ है क्रांतियों और अपराधों की। और ताज़ा डेटा ये कहता है कि हमारे देश का लगभग हर दूसरा नौजवान 20 से 24 साल की उम्र का जो है वो बेरोज़गार है। और हमारे देश के ऐसे टैलेंटेड यूथ अब लगता है अपना टैलेंट गलत जगह दिखाना शुरू कर चुका है। वो ज़माना बदल गया जब लोगों को रास्ते में रोककर और उनको लूट लिया जाता था। अब पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को ठगने के, लूटने के नए तरीके आजमा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं कि मैं क्राइम को सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं कर रहा हूं, बस लोगों को सावधान कर रहा हूं और जागरूक कर रहा हूं ताकि वे खुद को और अपने घर वालों को बचा सकें। साथ ही हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार भी जागे और जनता पूछे कि साहब 10 साल हो गए, कहाँ हैं 20 करोड़ नौकरियां। आइए देखते हैं कि क्या कर रहे हैं मोदी जी के बेरोजगार। तो दोस्तों, सबसे पहला फ्रॉड जो देश में चल रहा है वो है ट्रेडिंग का। हमारे देश में 2019 में केवल 7 लाख ट्रेडर्स हुआ करते थे, लेकिन 2023 आते आते इस देश में 43 लाख ट्रेडर्स हो गए हैं और ट्रेडिंग सिखाने वालों की तो बाढ़ सी आ गई है। कुछ मामले तो ऐसे भी देखने में मिले हैं जिसमें जो खुद लॉस में चल रहे हैं वो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग सिखाकर अपना घाटा पूरा कर रहे हैं। इसमें जेन्युइन लोग कम हैं और फर्जी ज़्यादा। आइए जानते हैं कैसे होता है फर्जीवाड़ा। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी कंपनी का शेयर खरीदना। शेयर मतलब उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा। कंपनी का नुकसान हुआ तो आपका नुकसान होगा, कंपनी का फायदा हुआ तो आपका भी मुनाफा होगा, लेकिन इसके लिए चाहिए नॉलेज और अनुभव। जैसे कोरोना वायरस आया तो जिसने न्यूज़ आते ही मास्क या फिर सैनिटाइजर की कंपनी के शेयर खरीद लिए वो हो गया मालामाल, लेकिन जिसने मूवी थिएटर की कंपनी का शेयर उस वक्त खरीदा तो उसको हो जाता है नुकसान। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि न्यूज़, घटनाओं के मार्केट पर असर का सही अनुमान लगाना, ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना जो अभी भले ही घाटे में है लेकिन आगे चलकर मुनाफे कमाएगा, इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। कम पैसा लगाकर शेयर खरीदना और मोटा मुनाफा लेकर शेयर को बेच देना। तो वापस लौटते हैं उस डेटा पर कि 2019 में केवल 7 लाख ट्रेडर्स हुआ करते थे, लेकिन 2023 आते आते इस देश में 43 लाख ट्रेडर्स हो गए हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि 40% ऑफ द न्यू ट्रेडर्स यानी यंग लड़के जिनकी उम्र 15 से 30 साल के बीच में है और इनमें से ज़्यादातर न्यू ट्रेंड्स जो जुड़ रहे हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को चुनते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने एक अनुमान लगाया कि यार होली आ रही है, रंग बनाने वाली कंपनी के शेयर उस टाइम ऊपर जाएंगे, तो आपने उस रंग बनाने वाली कंपनी के शेयर खरीदने का मन बना लिया कि चलो 100 रुपये लगा देता हूँ। लेकिन पता चला कि उस रंग बनाने वाली कंपनी के शेयर 80 रुपये तक ही गए, तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे और आपको 20 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन 120 तक चले गए शेयर तो आपको 20 रुपये का मुनाफा हो गया। इसी को कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। और कई सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्यूचर ट्रेडिंग का ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे। अब जानते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है। दोनों समझ लीजिए, क्योंकि तभी समझेंगे इसके असली खेल को जो हमारी आपकी गाढ़ी कमाई को बर्बाद कर देता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये होता है कि आपसे शेयर के पूरे पैसे के बजाय थोड़े से पैसे लिए जाते हैं कि मान लीजिए गर्मी आ रही है, एसी कंपनी के शेयर के दाम ऊपर जाएंगे, अभी 20 रुपये देकर शेयर बुक कर लो। अगर ये शेयर ऊपर गया तो शेयर के पूरे दाम देकर खरीद लेना, मुनाफा आपका। लेकिन अगर नहीं खरीदोगे तो ये 20 रुपये भी आपके जाएंगे। हमें लगता है कि छोटी सी रकम दे के देख लेते हैं, अच्छा है मुनाफा होगा तो खरीदेंगे, नहीं होगा तो नहीं खरीदेंगे। यही ऑप्शन आपको मिलता है
लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा लगाकर मुनाफा कमाने में 90% लोग फेल हो जाते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं। इनफैक्ट भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां पर लोग सबसे ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेबी की एक फाइंडिंग ऐसा साबित करती है कि 89% ऑफ द पीपल जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं उन्हें लॉस हो रहा है, और गिन चुनकर 1 से 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें मुनाफा हो पाता है, बाकी सबके पैसे डूब जाते हैं। सपने दिखाए जाते हैं भाई, बाइक ना लेकर अगर वो पैसे इस शेयर में उस वक्त लगा देते तो आज फॉर्च्यूनर से चल रहे होते, मगर ये नहीं बताते हैं कि 90% जिन लोगों ने अपनी बाइक का पैसा इसमें लगाया था अब उनकी हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं रही है। इसलिए हकीकत में सिर्फ वही लोग इसमें मुनाफा कमा पाते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का, और एट द सेम टाइम उनके पास बहुत सारी नॉलेज भी होती है। इसीलिए वो यंग लड़के जो क्विक मनी के चक्कर में अट्रैक्ट होकर इस ऑप्शन को चुनते हैं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलती है। उसके साथ साथ वो पैसे भी खो देते हैं जो उन्हें कई बार घर वालों या फिर दोस्तों से मिले होते हैं। बस कुछ YouTube वीडियोस देखकर या फिर डेमो अकाउंट बनाकर प्रैक्टिस करने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। कुछ लोग कोर्स वगैरह भी ख़रीद लेते हैं जिससे बेसिक तो पता चल जाता है, लेकिन बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधुआ से मटकी। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है। आपको करना है, आपको ट्राई करना है, ज़रूर कीजिए, लेकिन उसे समझने के लिए इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि शुरू में एक आध मरतबा तुक्का लग जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन अगर आप फैक्ट्स को देखोगे तो आपको समझ आएगी सच्चाई। क्योंकि 40% लोग ट्रेडिंग को 2 साल में ही छोड़ देते हैं, लेकिन उनका ये डिसीजन इतना लेट होता है कि तब तक वो अच्छा खासा पैसा शेयर बाजार में गंवा चुके होते हैं। यानी पहले भी उनके पास कुछ नहीं था और 2 साल वेस्ट करने के बाद भी उनके पास कुछ हाथ नहीं लगता है, बल्कि उल्टा चला जाता है। और ऊपर से ये ट्रेडिंग से अमीर बनाने के सपने दिखाने वाले लड़के, इतने सारे लोगों के ट्रेडिंग करने की वजह से एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसको फिनफ्लुएंसर्स कहते हैं। जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको प्रैक्टिकली यूजफुल नॉलेज देते हैं और इनसाइट्स शेयर करते हैं, पर इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद भले ही एक बेकार ट्रेडर हों लेकिन दूसरों को ट्रेडिंग करने की टिप्स देते हैं, अपने कोर्सेज बनाकर बेचते हैं। इस तरीके से होता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये पहले सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हैं, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े, 2-2 लैपटॉप ऐसे खोल कर दिखाते हैं जाने अगले अंबानी यहीं होंगे। ट्रेडिंग से जुड़े कोट्स, पोस्ट्स वगैरह शेयर करते हैं, बढ़िया रेपुटेशन बना लेते हैं, भले ही घाटे में चल रहे हों। फिर कैसे ट्रेडिंग करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं इसका कोर्स बनाते हैं और 4 घंटे में बने ट्रेडर टाइप के कोर्स बेचने लगते हैं। जो कोर्स खरीद कर भी नहीं सीख पाता या मुनाफा नहीं कमा पाता है और कंप्लेन करता है, उससे कहते हैं कि आओ साथ लग जाओ, ये मेरा कोर्स दूसरों को बेचो। ये कहकर कि तुम्हें फ़ायदा हुआ है तो तुम्हें भी इस कोर्स की कमाई का हिस्सा मिलने लगेगा अगर तुम इस कोर्स को बेच पाओगे तो। और इस तरह एक चेन की तरह ये कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स में बिकने लगते हैं। खुद का कोर्स बेचने के लिए विवेक बिंद्रा इसी मॉडल पर काम कर रहा था। इस मॉडल का हर शिकार कोई दूसरा शिकार खोज रहा होता है, ऐसा शिकार जो 5 मिनट में पैसा डबल करना चाहता हो। और भी तरीके आजमाते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स हम और आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जैसे एक होता है पंप एंड डंप, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, कई बार उसने जहाँ पैसा लगाया होता है बाकी लोगों को भी वहीं पैसा लगाने की सलाह देता है, और जब लोग खरीदने लगते हैं, स्टॉक प्राइजेस ऊपर निकल जाते हैं तो वो बंदा प्रॉफिट लेकर निकल आता है और बाकी बंदे लटक जाते हैं। दूसरा होता है हाइप बनाना। कई बार कुछ कंपनीज मार्केट में हाइप बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देती हैं कि लोगों को हमारी कंपनी की वैल्यू बताओ, माहौल बनवाओ और स्टॉक्स खरीदवाओ। इसलिए भी कई बार बेचारे नए खिलाड़ी इसमें फंस जाते हैं। और भी कई तरह के रिस्क होते हैं शेयर मार्केट के साथ जिनके बारे में कोई नहीं बताता है, लेकिन मेरी सलाह होगी कि मैदान में उतरने से पहले जवानों हथियार दुरुस्त कर लो। इन इन्फ्लुएंसर्स की हरकतों को देखते हुए ही सेबी को कुछ स्टेप्स उठाने पड़े थे, जिसमें चेयरपर्सन माधवीपुरी ने इसे फ्रॉड माना था कि आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे और 2 साल में आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लखपति तो रोज ही बोलते हैं कि आप कमा सकते हैं, तो करोड़पति बन जाएंगे। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, जबकि अगर वो जेन्युइनली एक्सपर्ट हैं तो वो भी जानते हैं कि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, राइट? वॉरेन बफेट का भी लॉस होता है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को कि ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का, तो वो फिर हमारे सिस्टम में इंड्यूसमेंट के तौर पे माना जाएगा।
अब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस मिलने के बाद ही आप लोगों को सलाह दे सकते हैं मार्केट से जुड़ी हुई, लेकिन अभी भी बंद ग्रुप्स के अंदर लोग कोर्स खरीद रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, सपने बेच रहे हैं और शिकार बन रही है हमारी युवा पीढ़ी। अब इन सब के मूल में क्या है? वही 15 लाख जिसका वादा मोदी जी ने किया था। दे देते तो शायद इन फर्जी इन्फ्लुएंसर्स को न झेलना पड़ता। हालांकि सब ऐसे ही नहीं होते हैं, जो जेन्युइन हैं उनके लिए इज्जत है, लेकिन बाकी लोगों को चाहिए कि जनता से न लूटें, मोदी जी से मांग लें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा खूब है, लेकिन 1% लोग इस देश का 22% धन दबाए हुए बैठे हैं। शादी में अंधाधुंध खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन मजाल है कि अपनी कंपनी न्यूज़ 18 के किसी एंकर को थोड़ा सा दे दें। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि मोदी जी के राज में बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान के लोगों ने भी इतनी बेइज्जती अपने यूथ की नहीं की जितनी मोदी जी के राज में हो गई। वाह क्या सीन है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपने देश में नौकरी की कमी और पैसे के लालच के चक्कर में कैसे कई युवा धोखे से क्राइम कर रहे हैं और कई बार उन्हें मालूम भी नहीं होता है कि वो जो कर रहे हैं वो अपराध है, साइबर क्राइम है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लोग एक मान लीजिए फर्जी कंपनी बनाते हैं, बेरोजगार लेकिन टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं, नौकरी पर उनको रखते हैं, फिर उनसे सेल करने की बात कहते हैं। उनसे कहा जाता है कि सेल करो तो आपको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिल जाएगा। ये भोले भाले लोग फंस जाते हैं। उनको लगता है कि वो किसी इंटरनेशनल बीपीओ में काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे किस तरह फ्रॉड कराया जाता है वो भी सुन लीजिए। तो मान लीजिए कि जैसे आपकी नौकरी लग गई बीपीओ में, तो आपको बोला जाएगा कि हमारी एक नई कंपनी है, आपको उसके शेयर बेचने हैं लोगों को, जिसका कमीशन आपको भी मिलेगा। कंपनी का नाम मान लेते हैं कि stocks.com। अब आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि आपकी नई कंपनी है जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस और टिप्स देती है कि किन स्टॉक्स को खरीदें। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने अपने क्लाइंट्स को मंथली बेसिस पर 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब इतना रिटर्न सुनने के बाद बहुत सारे लोग आपकी बातों में आ जाने लगते हैं, और जो फिर भी नहीं आता है उसको कुछ इस तरह से मनाया जाता है कि आप कहेंगे कि हमारी कंपनी में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास स्टॉक मार्केट में 20 साल का एक्सपीरियंस, और वही लोग हमें स्टॉक्स एनालाइज करके देते हैं, जिसके बाद हम किसी को वो रिकमेंड करते हैं। अब आप सामने वाले को ऑफर देते हैं कि अगर वो 10,000 रुपये तक के स्टॉक परचेज करते हैं तो उनको 2,000 के एक्स्ट्रा शेयर्स भी मिलेंगे। ये ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है और सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलेगा। लोग लालच में आकर जो लिंक आप सेंड करते हैं उसी को खोलकर पैसे भर देते हैं। आपको लगता है कि आपका काम खत्म, आप भी खुश कि चलो इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन सामने वाले बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है। बाद में उसको मालूम चलता है कि ऐसी तो कोई कंपनी है ही नहीं, लेकिन ये बात आपको नहीं मालूम चलती है। इस तरह से कई स्कैम चल रहे हैं। कई ऐसे हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कोर्स बेचो, ये भारत सरकार का स्किल इंडिया का है। आप मासूम लोगों को कुछ हज़ार के बदले कहते हो कि उनको भारत सरकार की तरफ से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है। गुजरात के रहने वाले 2 लोग कुछ इसी प्रकार का स्कैम एक नेशनल लेवल पर चला रहे थे, जिसमें वो रिप्यूट ट्रेडिंग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लोगों को रिटर्न प्रॉमिस करके उनसे इन्वेस्ट करवा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने ओवरऑल इंडिया में 28 करोड़ तक का स्कैम किया था। लेकिन ये तो था फ्रॉड जो इन्वेस्टमेंट होने से रिलेटेड था। एक और स्मार्ट फ्रॉड होता है जिसमें शुरू में तो डेली कुछ प्रॉफिट सामने वाले बंदे के अकाउंट में शो करेगा, और इसको देखने के बाद उसका विश्वास और गहरा होता चला जाता है उस कंपनी के ऊपर। पर फिर एक दिन जब वो कंपनी से अपने पैसे को निकालने की कोशिश करता है तो कंपनी उससे 13 लाख रुपए डिमांड करने लग जाती है, और तब उसे समझ आता है कि उसके साथ एक स्कैम किया जा रहा था। 1 जनवरी 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक 16 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए हैं साइबर क्राइम के, और हर साल दोगुने से भी तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRP के पोर्टल पर 2021 में 4,52,000 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अगले ही साल 2022 में 9,66,000 केसेस दर्ज किए गए, मतलब कि 2 गुने से भी ज़्यादा। और अप्रैल 2021 से लेकर अब तक 10,300 करोड़ रुपए इस देश का बाहर ले जा चुके हैं ये साइबर क्रिमिनल्स, और हर 1 लाख लोगों में से 129 लोग साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि कई केसेस में तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ रिपोर्ट करें। ऐसे में आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि समस्या कितनी बड़ी है और हम और आप तक, हमारे घरों तक पहुँच चुकी है। NCRB की 2022 क्राइम रिपोर्ट के अनुसार 65,000 साइबर क्राइम मामलों में से 43,000 फ्रॉड के मामले थे, लेकिन वही 2021 में 55,000 साइबर क्राइम मामलों में से सिर्फ 31,000 मामले ही फ्रॉड के हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ जो फ्रॉड के मामले एक ही साल में 12,000 से ज़्यादा जम कर गए? सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से किए गए साइबर क्राइम को फ्रॉड की कैटेगरी में रखते हैं, जिससे एक बात और साफ होती है कि हमारे देश में बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी क्राइम भी उतना ही बढ़ेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो।
इसे और गहराई से समझने के लिए चलते हैं हम एक ऐसे देश की तरफ जिसका नाम है नाइजीरिया। दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है कि कहाँ तो तय था चरागां हर घर के लिए, और कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ विश्वगुरु बनने वाले थे हम लोग और कहाँ नाइजीरिया की राह पर चल पड़े हैं। दोस्तों, नाइजीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मौजूद एक ऐसी कंट्री है जो नेचुरल रिसोर्स के मामले में दुनिया में टॉप पर आने वाली कंट्री, जिसके पास बेशुमार पोटेंशियल है खुद को एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल कंट्री बनाने का। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पॉपुलेटेड देश भी है क्योंकि वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 21 करोड़ है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि इस 21 करोड़ पॉपुलेशन में से 15 करोड़ पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है। अगर ये सब मिलकर काम करने लग जाए तो वो आसानी से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जानी मानी कंट्री बन जाएगी। पर फिर भी उस देश में हर जगह गरीबी ही गरीबी है, यूथ को काम नहीं मिलता है, नौकरियां हैं ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है साल दर साल, और जितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसी के साथ वहाँ बढ़ रहा है साइबर क्राइम। वहाँ के यूथ यंग एज से ही साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ के साइबर क्रिमिनल्स इतने एडवांस हैं कि वो डार्क वेब पर अपना नेटवर्क चलाते हैं, बाकी दुनिया भर के हैकर्स को आइडियाज़ और सिस्टम्स सेल करते हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर यूट्यूब चैनल जो हैक होते हैं वो कोई नाइजीरिया का बंदा ही अपने लैपटॉप से कर लेता है। इस लेवल की हैकिंग करना ये दिखाता है कि उनमें दिमाग तो बहुत है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और आप सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे देश के लोग भी अब नाइजीरिया की राह पर चल पड़े हैं। आप लोगों ने जामताड़ा सीरीज देखी होगी, लेकिन इसी तरह देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जो साइबर क्राइम के लिए बदनाम हो चुके हैं। देश भर में 80% साइबर अपराध इन्हीं जगहों से होते हैं। भरतपुर से 18%, मथुरा से 12%, नूर में 11%, देवघर में 10%, जामताड़ा में 9.60%, गुड़गांव में 8.10%, अलवर में 5.10%, बोकारो में 2.40%, करमातांड में 2.40%, गिरिडीह में 2.30%। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे वैसे अपराध भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगार हैं तो क्राइम करें। रोज़ इस तरह के लोग पकड़े भी जा रहे हैं और उनकी कुटाई भी होती है। लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि सिर्फ कुटाई करने से, जेल में डालने से समस्या का हल नहीं होगा। बेरोजगारी है ये मानना होगा और लोगों को नौकरी पर लगाना होगा। अभी पिछले साल अक्टूबर की ही ये खबर है जब पुलिस वालों ने एक सेंटर पर रेड करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि पुलिस वालों का कहना है कि 167 से भी ज़्यादा फ्रॉड मामलों में इन्वॉल्व रह चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि वो 7 लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया था, उन सब की एज को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि वो सब 20 से 30 के बीच में थे। यही नहीं, अभी और सुनिए, अकेले 2020 में 4500 से ज़्यादा अमेरिकन को $14 मिलियन तक का फ्रॉड उनके साथ हुआ था। इंडियन कॉल सेंटर के स्पैमर्स ने ये काम किया था। 2022 की एक रिपोर्ट ऐसा दिखाती है कि अमेरिकन को $10 बिलियन का लॉस हुआ कॉल स्कैम्स के चलते, जो मेनली इंडियन ओरिजिन के थे। इसकी वजह से देश की रेपुटेशन दुनिया में ख़राब हो रही है और साथ में बीपीओ इंडस्ट्री के वे लोग जो जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को सेल करते हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग उन पर से ट्रस्ट खो रहे हैं। क्लाइंट्स उनको वर्क नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग लोग उस इंडस्ट्री में हैं उनकी जॉब पर असर पड़ रहा है। वैसे भी कोई उनसे इतनी इज्जत से पेश नहीं आता है, लेकिन ऐसी न्यूज़ और इंस्टेंसेस होने की वजह से लोग अब उन पर और ट्रस्ट खोते जा रहे हैं, जिसके चलते उन कंपनीज का नुकसान होता है। और यहाँ पर मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो सिर्फ उन बीपीओज़ को टारगेट करता है जो किसी इलेजिटिमेट प्रोडक्ट या फिर सर्विस को कस्टमर को बेचने में लगे हुए हैं, ना कि उनको जो कुछ जेन्युइन काम करते हैं। अगर आप गूगल पर सिर्फ ये सर्च करके देख लो कि बीपीओ स्कैम या फिर साइबर क्राइम इन इंडिया, तो आपको इतने सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे और उन सभी में आपको एक कॉमन थीम ये देखने को मिलेगी कि सभी लोग जो उन स्कैम्स को कर रहे हैं वो यंग लोग हैं। आखिर ऐसा क्यों है? एक अमेरिकन रिसर्चर ने 25 साल के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ क्राइम के डेटा को स्टडी किया था। उसमें यह सामने आया था कि जब यूएस में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम था तब यूथ क्रिमिनल केसेस में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इससे हम क्या समझते हैं? वो ये है कि अगर हम किसी तरीके से इस जॉब क्राइसिस को ख़त्म कर देते हैं तो हम यूथ को बहकने से बचा सकते हैं, यानी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आज सच्चाई तो ये है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी मानने को ही तैयार नहीं है कि नौकरियां देश में कम हैं। मगर जॉब क्राइसिस की सच्चाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि लॉ की पढ़ाई करने वाला एक लड़का ड्राइवर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। एक ग्रेजुएट आज रिक्शा चला रहा है और वो फेमस वाक़या तो आपने शायद सुना ही होगा जिसमें एक PhD कर चुका बंदा एक क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। एंड विद द पासेस ऑफ टाइम हमारे देश में ये क्राइसिस और भी तेज़ी से बढ़ सकता है और उसका सोसाइटी पर, इनफैक्ट आपकी हमारी लाइफ पर बहुत घातक असर पड़ सकता है। मंदिर बन चुका है, राम भी आ चुके हैं, बस इस बार और जीत जाएं मोदी जी तो राम राज्य भी आ जाएगा। जो नौकरी
एजुकेशन, हेल्थ की बात करेगा वो धर्म विरोधी, देश विरोधी कहा जाएगा। बस मुसलमानों को सोशल मीडिया पर दिन भर बुरा भला कहिए और खुश रहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं इस तरह की और कहानियाँ आप लोगों तक जल्द ही लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।